सुप्रभात बच्चों, आज हम जानेंगे वाक्य विचार के बारे में। चलिए आइए करते हैं, पाठ से जुड़ेंगे। दिए गए चित्र का वर्णन अपने वाक्यों में करिए। आप देख रहे हैं ये चित्र है, इसमें क्या हो रहा है? ये बाढ़ का चित्र है, ठीक है। बाढ़ आई है कल कहीं पे, और क्या है ये जो आपातकालीन है, ये इसमें फोन किया जाता है उनको सहायता देने के लिए, और ये ऐसे उनको लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, आपातकालीन आपातकालीन स्थिति आपातकालीन स्थिति में क्या होता है? हमें मदद पाने के लिए, हेल्प करने लेने के लिए, मतलब कि मदद पाने के लिए, आपातकालीन स्थिति में मदद पाने के लिए आपातकालीन सहायता आपातकालीन सहायता प्रणाली, यानी क्या? ERSS ERSS की मदद ली जाती है, ठीक है। की मदद हम क्या करते हैं? ले सकते हैं, ठीक है। और फिर ये आते हैं और हमें बचाने के लिए, ठीक है। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये लेडी हैं, इनको अगर बैठा नहीं जाता तो इनके लिए कुर्सी का भी प्रबंध किया हुआ होगा, ठीक है। इनको कैसे लेकर आ रहे हैं आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब जैसे आप ये चित्र आप देख रहे हैं, गणतंत्र दिवस का है, ठीक है। गणतंत्र मनाते मनाते प्रतिवर्ष हम कब है? 26 जनवरी को। हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और ये किसका है? 26 जनवरी का चित्र, ठीक है। अब हम वाक्य की परिभाषा को जानेंगे। शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित रूप शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य के कुछ गुण होते हैं जिन्हें जानना आवश्यक होता है। व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक होता है, कि जिससे आपको पता चलता है कि बात क्या हो रही है। शुद्ध होने का, आकांक्षा, आकांक्षा इसका पहला गुण है वाक्य का। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा, इच्छा अर्थात वाक्य अपने आप पूरा होना चाहिए। वाक्य क्या? अपने आप में पूरा होना चाहिए, अपने आप में, ठीक है। वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह पूरा अर्थ दे सके। एक वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह पूरा अर्थ दे दे हमें, ठीक है। उसे पढ़कर या सुनकर भाव पूरा करने के लिए कुछ जानने की आकांक्षा न रहे। उस वाक्य को पढ़ने के बाद आकांक्षा ना रहे कुछ जानने की, उसी में ही हमें पता चल जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। जैसे आकाश को एक सुंदर खिलौना चाहिए, एक वाक्य में सब कुछ समझ में आ रहा है। राम ने कार्य पूरा कर लिया है, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। अब दूसरा क्या है? योग्यता। योग्यता योग्यता का अर्थ है क्षमता। वाक्य में शब्द सार्थक होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के आपस में संगति होनी चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है, हमसे बोला क्या जा रहा है। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। जैसे बच्चा भूसा खाता है, बकरी मांस खाती है, ठीक है। इन शब्द दोनों वाक्यों में योग्यता का अभाव है क्योंकि ये असंगत, ठीक है। निकटा, निकटता, ठीक है। वाक्य के शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता आवश्यक है, निकटता होनी चाहिए, ठीक है। रुक रुक कर बोलने से शब्द अर्थ में बांधा जाते हैं। अगर मैं भी रुक रुक के आपको पढ़ाऊं, रुक के बोलूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके शब्दों में वो बांधा डालेंगे। तो निकटता होनी चाहिए, ठीक है। यदि कुछ ठहराव दिखाना आवश्यक हो तो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कौड़े की स्लेट टूट गई, विराम चिन्ह होते हैं कुछ रुकने के लिए। इस उदाहरण में गौरी की स्लेट के बाद के पदों का उच्चारण देर से होने पर वाक्य का अर्थ प्रकट होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊं, गौरी की स्लेट
टूट गई तो आपको बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, अगर आपको रुकना ही है तो विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कहीं पे कोमा या पूर्ण विराम चिन्ह ऐसे। पद क्रम क्या होते हैं? वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों के उचित क्रम का प्रयोग होना आवश्यक होता है। पदक्रम के नियमों का उल्लंघन करने पर वंचित अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे पहनी राम ने लाल कमीज, अब इसका तो अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है आपको। लिखता है गौरव एक पत्र। ठीक है, अब इन वाक्यों को पद क्रम का अभाव है, जिससे सार्थक अर्थ जानने में कठिनाई उत्पन्न होती है। शुद्ध वाक्य है ही नहीं है, शुद्ध वाक्य है कोई वाक्य नहीं। लिखता है गौरव एक पत्र, अगर आपको लिखना ही तो ऐसे हो सकता है गौरव एक पत्र लिखता है, क्या ये तो आपको समझ में आएगा, पर ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अन्वय, अन्वय क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है मेल। ठीक है, वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष और कारक में मेल होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके अभाव में रुकावट आती है, इसके अभाव में रुकावट आएगी। छोटी बच्ची, बच्चा रो रहा है, छोटी बच्ची, अब देखो छोटी, यहाँ क्या होना चाहिए? छोटा बच्चा रो रहा है। हम कल आपके घर आएगा, हम कल आपके घर आएंगे, वाक्य अशुद्ध है, मेल नहीं है कुछ भी। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य जानते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे, जिसके विषय में कहा जाए, ठीक है, उसे सूचित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उद्देश्य कहलाते हैं। जैसे उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं, उद्देश्य की विशेषता जो बताते हैं। ठीक है, अब विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अब विस्तार क्या है? विधेय में क्रिया, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण आदि विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा उदाहरण से जानेंगे। उद्देश्य क्या है? तान्या, और विधेय क्या है? खेलती है, तान्या खेलती है। उद्देश्य है छोटे बालक, और विधेय क्या है? मैदान में खेल रहे हैं, छोटे बालक मैदान में खेलेंगे, उद्देश्य तो बालक है ही। उद्देश्य है पिताजी, पर विधेय क्या है? अपनी कार से जयपुर गए। ठीक है, अब वाक्य के भेद होते हैं दो, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं, 8 भेद। कौन कौन से? विधानार्थक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक, ज्ञानवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक वाक्य। सबसे पहले जानेंगे विधानार्थक वाक्य क्या होते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य का करना अथवा बात का सामान्य रूप से होना प्रकट, बात तो सामान्य रूप से प्रकट होगा। कैसे होगा? जैसे बादल गरज रहे हैं, सामान्य ही चल रहा है। ठीक है, अध्यापिका पढ़ा रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सामान्य है। ठीक है, इसे कहते हैं विधानार्थक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? इन वाक्यों में किसी कार्य का न करना अथवा किसी बात का न होना प्रकट होता है, किसी बात को करना नहीं है। जैसे वरुण स्कूल नहीं गया, नकारात्मक है। वह झूठ नहीं बोलता, नकारात्मक है, नहीं है। प्रश्नवाचक क्या है? जिसमें पूछने, प्रश्न पूछने का बोध हो, तुम कहाँ गए हो, प्रश्न पूछने का बोध हो। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो से प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चा क्या कर रहा था, या तुम क्या कर रही हो, आप क्या खा रहे हो, क्या प्रश्न है, इसमें हमें उत्तर मिलेगा उससे। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में किसी कार्य का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है, अगर कोई काम काम हो रहा है वो दूसरे काम पर निर्भर करता है, तो संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता पाओगे। ठीक है, निर्भर है, जब आप आ जाओगे तब मैं भी चलूंगा। ठीक है, निर्भर है। अब इच्छावाचक क्या है? जहां वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा, मेरी इच्छा है आपकी यात्रा मंगलमय हो। भगवान करे आप 100 वर्षों तक जिए। ठीक है, इच्छा है मेरी, आशीर्वाद है ये मेरा, भगवान करे आप 100 वर्षों तक जिए। अब आज्ञावाचक क्या होता है? आज्ञावाचक होते हैं जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, प्रार्थना का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे अजय तुम बाजार चले जाओ। ठीक है, आप चुप रहिए, आप
चुप रहिए। अब क्या है, संदेहवाचक, जिसमें संदेह होता है। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने अथवा करने का संदेह होता है उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, संदेह है होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, पर हमें संदेह है, ठीक है। संभवतः क्या होता है, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, मुझे पता है कि शायद तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। विस्मयावाचक वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में शोक, आश्चर्य, हर्ष, दुख, भावों का आदि का बोध होता है उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आ कैसे सुंदर लड़की है, अरे कितनी भयंकर बाढ़ आ गई, क्या शाबाश तुमने कर दिखाया, ठीक है। चलिए अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद करते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सबसे पहले हम जानेंगे साधारण वाक्य के बारे में, ठीक है। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है वो साधारण तो सरल वाक्य कहलाते हैं। इसमें एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। जैसे लड़का पतंग उड़ा रहा है, लड़का उद्देश्य हो गया, पतंग उड़ा रहा है विधेय हो गया, एक ही है। मयंक नदी में तैर रहा है, मयंक क्या हो गया, मयंक हो गया उद्देश्य, नदी में तैर रहा है क्या हो गया, विधेय हो गया, ठीक है। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक, वे वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो, ठीक है, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, और संयुक्त हो गए दोनों वाक्य। शर्मा जी मुंबई से आए परंतु हवाई जहाज के द्वारा, ठीक है। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, ये वे वाक्य होते हैं जिनमें एक वाक्य प्रधान, एक तो प्रधान होता है और अन्य वाक्य आश्रित अथवा गौण होता है। जैसे शर्मा जी ने कहा कि वे कल मुंबई जाएंगे, ठीक है। प्रधान क्या है, शर्मा जी। वह बाजार जा रहा है क्योंकि उसे खरीदारी करनी है, ठीक है। बात पते की संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों में से अधिकतर वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार जुड़े वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। और उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्वतंत्र और आश्रित, ठीक है। अब हम जानेंगे स्वतंत्र उपवाक्य क्या होते हैं। ये वे उपवाक्य होते हैं जिनका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र होता है, अर्थात जो अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि जैसे रवि मोटा है परंतु सचिन पतला है, रवि मोटा है परंतु सचिन क्या है, पतला, आश्रित नहीं है दूसरे पे। तनु सो रही है और साक्षी विद्यालय चली गई। इन वाक्यों में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य है, ठीक है। स्वतंत्र उपवाक्य प्राय परंतु, किंतु, तथा और एवं आदि अपव्ययों से जुड़े हुए होते हैं। ये जो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। आश्रित वाक्य कौन से होते हैं, ये वे वाक्य होते हैं जो अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं। जैसे यह वही घड़ी है जिसे मैंने दिल्ली से खरीदा था, आश्रित है कि ये घड़ी वही है, मैंने दिल्ली से खरीदा था। जैसे ही काम समाप्त हुआ कि वह सो गया, आश्रित है कि काम समाप्त हो गया तभी वो सोया, ठीक है। इन वाक्यों में मैंने दिल्ली से खरीदा था तथा सो गया, आश्रित उपवाक्य, दूसरे आश्रित है उस पर। आश्रित उपवाक्य प्राय जिसे, जो, जब, जिसने, जिन्होंने, की, क्योंकि द्वारा से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे वाक्य परिवर्तन कैसे होता है। सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य में परिवर्तन कैसे, सरल वाक्य पर से मिश्रित कैसे होता है वो। सरल वाक्य द्वारा मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य में प्रयुक्त अंश से 2 वाक्य बनाए जाते हैं तथा वाक्य को यद्यपि, जो, जब, जिन्हें, जहां, जिन्होंने, की, क्योंकि आदि योजक से जोड़ दिया जाता है। जैसे सरल वाक्य क्या है, धूप निकलने पर हम मैदान में खेलने लगे, सरल वाक्य आपका। अब मिश्रित क्या है, जब लग गया, देखो जब धूप निकल आई तब हम मैदान में खेलेंगे, जब और तब योजक चिन्ह आएगा ना, जब तब में इधर लगा दे मिश्रित में हम, ठीक है। इधर देखिए, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, सरल है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, मिश्रित कर दिया। उच्चाधिकारी
बनने पर भी उसका व्यवहार मृदु है। यद्यपि वह उच्चाधिकारी बन गया फिर भी उसका व्यवहार मृदु है। ठीक है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है? सरल वाक्य द्वारा संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दिए गए वाक्यों को दो स्वतंत्र वाक्य में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा दोनों को और, तथा, लेकिन, परंतु, किंतु आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं देखिए। सरल वाक्य, स्कूल से छुट्टी होने के बाद बच्चे अपने घर चले गए। ठीक है, सरल वाक्य, स्कूल से छुट्टी हो गई और बच्चे अपने घर चले गए, और लगा दिया हमने संयुक्त में। वह सामान खरीदने के लिए बाजार गया, वह बाजार गया परंतु उसने सामान नहीं खरीदा। ठीक है। गीता रात दिन मेहनत करके भी उत्तीर्ण नहीं हो सकी, गीता ने रात दिन मेहनत की लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो सकी। ठीक है। संयुक्त वाक्य का मिश्रित, अब संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य में कैसे बनाएंगे? संयुक्त वाक्य के स्वतंत्र वाक्यों में से एक वाक्य प्रधान वाक्य बना दिया जाता है और दूसरे वाक्य पर उस पर आश्रित, एक तो प्रधान और दूसरे को आश्रित उस पर। इसके लिए मिश्रित वाक्यों को प्रयुक्त किए जाने वाले दो व्यंजकों का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखो, संयुक्त वाक्य है, बच्चों को तैरना था इसलिए नहर पर गए। मिश्रित है, बच्चे नहर पर गए क्योंकि उनको तैरना था, मिश्रित हो गया। संयुक्त है, रवि ने चुटकुला सुनाया और सब हंसने लगे। रवि ने ऐसा चुटकुला सुनाया कि सब हंसने लगे, मिश्रित हो गया। हम घर से बाहर निकले और वर्षा होने लगी। जैसे ही हम घर से बाहर निकले वर्षा होने लगी। चलिए पाठ का सार पढ़ते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का ही सही क्रम होता है। ठीक है, जिस समय समझ में आता है कि शब्द बोला क्या गया है। वाक्यों को दो अंगों में विभाजित किया जाता है, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आठ भेद होते हैं। विधानार्थक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेत वाचक। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ अभ्यास है, ये आप खुद से करिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।